कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ। कक्षा 9वीं में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे जो पार्ट है आपका लोकतांत्रिक राजनीति नाम की जो एक बुक है, उसका सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे थे जिसका नाम है संविधान निर्माण। तो अभी तक हमने देखा कि संविधान निर्माण के लिए सबसे पहले आपकी बुक में क्या दिया था कि जो दक्षिण अफ्रीका का संविधान है वो कैसे बना, और एक बहुत अच्छा उदाहरण है वो वर्तमान में सभी संविधानों में सबसे अच्छा है ना, वो हमने पढ़ा। फिर हमने अपने टॉपिक पे आए कि भाई भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में हमने जाना। इसके साथ ही हम अब आगे पढ़ेंगे हमारे संविधान का जो बुनियादी मूल्य है या बुनियादी दर्शन है वो क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य। तो बुनियादी मूल्य कौन से थे, तो इनके बारे में अगर हम जानेंगे तो हमारे जो संविधान निर्माता थे, जो नेता थे, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के जो अग्रणी नेतृत्वकर्ता थे, उनके विचारों से हम अपने भारतीय संविधान के मूल्यों को जान सकते हैं। क्योंकि जो भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है वो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में नहीं हुआ है, बल्कि सैकड़ों वर्षों का इतिहास है, एक सदी का इतिहास है पूरा। जब से ये 1857 का स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ था, जब से आजादी की लड़ाई शुरू हुई थी, तभी से हर दिन हर क्षण बीज पड़ रहे थे हमारे संविधान के निर्माण के। तो जो भी लोग ये कहते हैं कि ये संविधान उधार का थैला है, कि इसमें ये यहाँ से लिया वो वहां से लिया, वो ठीक है, हमने अपने भारतीय संविधान में बहुत अच्छी अच्छी चीजें सभी जगह से ली हैं, लेकिन मूल रूप से जो भारतीय संविधान है वो भारतीय लोगों की जो स्वतंत्रता आंदोलनकारी थे, उनके जो मूल्य थे, उनके जो विचार थे, उनकी जो भावनाएं थी, उन सभी का समावेश है, जिसको शब्दों का रूप उस संविधान सभा ने जो है प्रदान किया था। तो आओ सबसे पहले हम जाने कि जैसे अब चर्चा करते हैं कि हमारे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उनका एक सपना था कि वो भेदभाव मुक्त भारत की कल्पना करते थे, कि जिसमें कोई भी भेदभाव नहीं होगा, स्त्री पुरुष सब समान होंगे और कोई भी जाति का ऐसा जातिगत आधार पर भेदभाव नहीं होगा। उधर दूसरी तरफ हम जो कि हमारे संविधान में एक बहुत बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई है, वो ड्राफ्टिंग जो कमेटी थी उसके प्रेसिडेंट थे और काफ़ी उनका योगदान रहा है भारतीय संविधान में निर्माण में। दूसरे जो व्यक्ति हम देखते हैं महात्मा गांधी जी। आपको आश्चर्य होगा कि जो इतने बड़े व्यक्ति थे, इतने बड़े आंदोलनकारी थे और एक शीर्ष नेतृत्व करता थे उस समय, उस पूरे स्वतंत्रता आंदोलन के, वो संविधान सभा में शामिल नहीं थे। लेकिन वो जो सारे लोग थे जो संविधान सभा में, उसमें बहुत सारे लोग जो है गांधी जी के विचारों से प्रेरित थे। तो गांधी जी ने अपनी जो यंग इंडिया उनकी पुस्तक थी उसमें लिखा है 1931 में कि मैं एक ऐसा भारत चाहता हूँ जो गुलामी से मुक्त हो, जो उसमें सभी लोग जो है उसको अपना समझे। उस भारत को ऐसा नहीं कि जो भारत बनेगा वो उसको अपना, कोई भी वर्ग ऐसा ना हो जो उसे अपना न समझे, स्त्री पुरुष जिसमें समान हो, है ना, और कोई भी हिंसा ना हो। एक आदर्शवादी राज्य की उन्होंने कल्पना की थी। तो हम जानते हैं इसी सब चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो जितने भी नेतृत्वकर्ता थे, जितने भी आंदोलनकारी नेता थे, सभी की अपनी भावनाएं थी। कोई समाजवाद से उत्प्रोत था, कोई उदारवाद से उत्प्रोत था, कोई लोकतंत्र का पैरोकार था। तो इस तरह से सभी लोगों की जो भावनाएं थी वो सब उन मूल्यों में शामिल हुई। तो आओ हम चर्चा करें अपने भारत के संविधान के दर्शन की। जब दर्शन की बात आती है, आपके लिए एक बड़ा शब्द लगेगा, दर्शन क्या होता है? तो फिलॉसफी जो होती है, यानी मूल भावना क्या है हमारे संविधान की, अगर उसे जानना है, अगर हमारे संविधान को जानना है, इवन किसी भी देश के संविधान को जानना है, तो आप उसकी प्रस्तावना टटोल कर पूरे संविधान को पढ़ सकते हैं और उस पूरे देश के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं कि ये देश किन मूल्यों पर आधारित संचालित हो रहा है। तो इसी तरह हम अपने भारत की जब बात करेंगे, एक हमारे भारत की उद्देशिका का जो विचार था वो अमेरिकी संविधान से लिया था। इवन जितने भी राष्ट्र बाद में स्वतंत्र हुए, उन्होंने संविधान बनाया, उन्होंने सबने एक उद्देशिका होती है। उद्देशिका मतलब हम अपने उद्देश्यों को क्लियर करते हैं कि हम क्या चाहते हैं, कैसा देश, कैसी कंट्री का निर्माण करना चाहते हैं। तो मैंने पूरी प्रस्तावना यहाँ पर लिख ली है। उस पूरी प्रस्तावना को हम सुने सुने पढ़ेंगे और जानेंगे एक एक शब्द उसका क्या कहता है, उसका अर्थ क्या है। तो हम अपने भारत के संविधान के दर्शन का अध्ययन करेंगे अपनी प्रस्तावना में। आइए चलते हैं। सबसे पहले देखो तो हमारा जो संविधान है उसकी प्रस्तावना कहाँ से शुरू होती है। तो प्रस्तावना शुरू होती है, भारतीय संविधान का दर्शन है ये पूरा का पूरा, इसको हमने जान लिया तो पूरे संविधान में। तो ये इस शब्द वाक्य से शुरू होती है कि हम भारत के लोग, यानी पर्टिकुलर कोई एक व्यक्ति, एक संस्था या एक ग्रुप नहीं, हम
ये शब्द एक अपने आप में विशेषता है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति ने इसे स्वीकार और अंगीकार किया हुआ है, किसी एक व्यक्ति ने, किसी एक संस्था ने नहीं। तो ये कहता है कि हम मतलब सभी लोग इसमें, पूरे भारतवर्ष के सभी नागरिक इसमें सम्मिलित हैं। अगला जो वाक्य है वो है भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है, संप्रभु का जो ये शब्द आया है उसका अर्थ होता है कि जो भारत का राष्ट्र प्रमुख है, संवैधानिक जो राष्ट्र प्रमुख है, वो अपने देश की सीमा के अंतर्गत संप्रभु है, वो सभी उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, वो किसी की आज्ञा का पालन नहीं करता। तो भारत एक संप्रभु है ना, किसी की आदेश का पालन अब हमें नहीं करना होगा। कब से? 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि से हमें स्वतंत्रता मिली थी, तब से हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पूरा प्रभुत्व हमारे पास है ना। समाजवादी का अर्थ होता है कि जो राष्ट्र की संपत्ति है उस पर समाज के सभी वर्गों का अधिकार होगा, कुछ पूंजीपतियों के हाथ में वो नहीं जाएगी। तो हमारे भारत में आप देखो जो मूलभूत उद्योग हैं, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, वो सारी चीजें सरकारी उसमें नियंत्रण में है, ठीक है। तो समाजवादी, इसमें बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं आप जो देखते हैं, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, है ना, बेटी पढ़ाओ और आपका जो साक्षर भारत है, जो भी जितनी भी योजनाएं हैं वो सब समाजवादी राष्ट्र होने के कारण सम्मिलित की गई है, ठीक है। फिर है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि भारत सेकुलर राष्ट्र है, किसी एक धर्म या पंथ को वो प्रश्रय नहीं देता है। भारत का कोई एक अपना धर्म नहीं है, पंथ नहीं है, वो निरपेक्ष है। और सभी लोगों को, भारत के अंदर के जितने भी लोग हैं, सभी संप्रदाय के, जाति वर्ग के, है ना, धर्म के लोग, सभी को अपने अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है ना। लेकिन वो कोई भी किसी भी एक धर्म का पैरोकार नहीं है भारत, है ना, उसका कोई एक राष्ट्रीय धर्म नहीं है, ठीक। अगला जो वाक्य है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का बताया था मैंने पहले भी आपको। लोकतंत्र क्या होता है? जनता का, जनता द्वारा जनता पर शासन, ठीक है। तो वो लोकतांत्रिक यानी हर व्यक्ति उसमें खुद पार्टिसिपेट करेगा, ऐसा हम शासन निर्माण करेंगे, ऐसी सरकार बनाएंगे, ठीक है, शासन व्यवस्था ऐसी रखेंगे। अगला है गणराज्य। गणराज्य का अर्थ होता है कि ऐसा राष्ट्र जिसका जो प्रधान है वो जनता द्वारा चुना गया हो, ना कि आनुवंशिक हो। ऐसा होता है ना, वंशानुगत होता है, राजा का बेटा राजा बन जाता है। तो हमारे भारत जो है वो गणराज्य है, और गणराज्य का अर्थ होता है कि जिसका जो शासन प्रमुख है वो जनता द्वारा चुना जाता है। तो हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं वो हमारे संवैधानिक प्रमुख हैं पूरे भारत के, और वो आप देखते हैं जनता द्वारा चुने जाते हैं, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट से, पर जनता द्वारा चुने जाते हैं। हमारी जनता उन प्रतिनिधियों को चुनती है और वो प्रतिनिधि मिलकर राष्ट्रपति जी का चुनाव करते हैं। तो भारत एक गणराज्य है, ठीक है। अगला हम चलते हैं गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, अर्थात कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके साथ आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक अन्याय हो। ऐसी कोशिशें करेगा भारतीय संविधान, भारत की सरकार, कि सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो। तो राजनीतिक न्याय की जब हम बात करते हैं तो राजनीतिक हमको अधिकार प्राप्त है। कौन सा अधिकार प्राप्त है? कि 18 वर्ष का प्रत्येक व्यक्ति जो नागरिक है भारत का, उसको वोट देने का अधिकार है। तो ये कैसा अधिकार है? एक राजनीतिक अधिकार है। तो इस तरह से हम राजनीतिक न्याय करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अगला है राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। अर्थात हमें अपने विचारों को, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, यानी हम किसी पर विश्वास करते हैं, किसी मूल्य पर, किसी सिद्धांत पर, किसी पंथ पर, किसी धर्म पर, तो उसकी हमें स्वतंत्रता है। और धर्म और उपासना की भी स्वतंत्रता है। हम फ्री हैं अपने विचारों के एक्सप्लेन करने के लिए, है ना, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सामने वाले को कुछ भी असंवैधानिक कहें, लेकिन फिर भी एक मर्यादा में रहकर हमें अपने विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। किसी भी धर्म की उपासना की, उसको मानने की, किसी भी विश्वास को पालन करने की हमें स्वतंत्रता है, ठीक है। और उसके अलावा है तो स्वतंत्रता एक बहुत बड़ा जो है भारत उसमें स्वतंत्रता ले लिया, यानी भारत में स्वतंत्रता को बहुत महत्व दिया गया है हमारे संविधान में, ठीक है। प्रतिष्ठा व अवसर की समता। प्रतिष्ठा मतलब एक गरिमामय जीवन जीने की सभी को अधिकार है। कोई भी व्यक्ति अच्छे पद पर, किसी भी पद पर पहुंचने के लिए स्वतंत्र है, अगर वो उस योग्यता का पालन करता है तो, है ना, किसी को भी रोका नहीं जाएगा।
अवसर की समता, यानी उसको अवसर की समानता है। अब ये नहीं कहा कि हर व्यक्ति को राष्ट्रपति बना देंगे या हर व्यक्ति IAS बन जाएगा, चाहे वो पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो। अवसर की समानता है, यानी अगर वो उन सारी योग्यताओं को धारण करता है जो उसके लिए आवश्यक है, तो स्वाभाविक है उसको अवसर दिया जाएगा कि आप उस परीक्षा में बैठे। एक हर स्नातक व्यक्ति को अवसर दिया जाता है कि वो IAS की प्रशासनिक परीक्षा में बैठे। अब कितने पास होते हैं ये उसकी योग्यता के ऊपर निर्भर करता है ना। तो अवसर की समानता, ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, सभी को अवसर की समानता भारतीय संविधान जो है वो प्रदान करता है। तो ये हो गया। प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता। अब आप देखो, व्यक्ति की गरिमा, यानी ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति गरीब है तो उसका मजाक उड़ाओ, आप उसको कुछ भी भला बुरा करो। व्यक्ति की गरिमा का पूरा ध्यान रखा जाएगा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता। बंधुता क्या होता है? भाईचारा होता है। जब हम सब में, चूंकि भारत एक विविधता वाला देश है, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न संस्कृतियां, विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग यहाँ पर रह रहे हैं सभी एक साथ, तो अगर उनके बीच में भाईचारा होगा, बंधुता होगी, तो सभी हर, तो हमने देखा है कि हम एक धर्म के लोग, हम लोग एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं, चाहे वो ईद हो चाहे दिवाली हो, है ना। एक दूसरे के घर जाते हैं, बधाई देते हैं और मनाते भी हैं। तो ये क्या है? भारत में भाईचारा और सौहार्द की भावना है, बंधुता की, दोनों एक दूसरे को भाई भाई की भावना से देखते हैं। तो ये बंधुता होना बहुत जरूरी है राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए। तो बंधुता बढ़ाने के लिए, यानी उस भाईचारे को हम और बढ़ाएंगे, ठीक है। दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अंगीकृत मतलब हमने अपने अंदर धारण कर लिया उसको, ठीक है। अधिनियमित यानी वो हमने लिख लिया है, अधिनियमित हो गया। और आत्मार्पित यानी इसको हमने अपनी आत्मा में समा लिया है। ये सारी बातें आत्मार्पित करते हैं। तो इस तरह से हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसका एक एक शब्द जो है भारत का पूरा संविधान का वर्णन करता है। भारतीय व्यवस्था क्या है, भारतीय लोकतंत्र की क्या आत्मा है, वो सारा वर्णन करता है। इन सब चीज़ों में दो चीज़ें आप और देखेंगे, आपकी पुस्तक में दिया हुआ है कि जब ये भारत स्वतंत्र हो रहा था और हमारा संविधान जब लागू हो रहा था, तो एक डॉक्टर अम्बेडकर जी का एक कथन है कि आज हम 26 जनवरी 1950 को ऐसे संविधान को धारण कर रहे हैं, ऐसी व्यवस्था को कि जो पूरी तरह ठीक नहीं है, आधी अधूरी है, लेकिन इस और ये लंबे समय तक, जैसे कि हम राजनीतिक अधिकार देते हैं लेकिन सामाजिक और आर्थिक अधिकार, हम राजनीतिक समानता की बात करते हैं लेकिन उस न्याय की बात करते हैं, क्योंकि हमने राजनीतिक अधिकार दिया, वोट का अधिकार दे दिया, यानी राजनीतिक, हमने चुनाव में खड़े होने का अधिकार दे दिया, यानी हमने राजनीतिक अधिकार दे दिया कि कोई भी खड़ा हो सकता है। लेकिन सामाजिक आर्थिक समानता की हम बात नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उस समय भारत उस लेवल पर नहीं था। इवन आज बहुत कुछ आगे बढ़े हैं, पर पूरी तरह जो होना चाहिए वो अभी भी शायद कायम नहीं रह पाया है। और जो असमानता की खाई है समाज में, ऊंचा बहुत ऊंचा और नीचा बहुत नीचा वाली खाई है, वो आज भी बरकरार है। तो अम्बेडकर जी का कथन उसमें दर्ज है कि भाई हम ऐसे संविधान को अपना रहे हैं जिसमें राजनीतिक तो है लेकिन सामाजिक आर्थिक समता अभी हम नहीं दे पा रहे हैं, और इसको हम आधे अधूरे उसको संकल्प को कितने दिन तक लेकर आगे बढ़ सकते हैं। अगर ज़्यादा दिन तक ये चला तो फिर जो लोकतंत्र है, जो जिस राजनीतिक न्याय की हम बात कर रहे हैं, वो भी खतरे में पड़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं उनका ये कथन सत्य भी था। और इसी तरह एक नेहरू जी का भी उस समय वक्तव्य है, क्योंकि उस समय उन्होंने सभी जो नेता थे जो लंबे संघर्ष के बाद ये दिन देख रहे थे, तो वो सब भावुक थे, अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे थे। तो नेहरू जी का कथन भी आपके उसमें पुस्तक में दिया हुआ है। वो कहते हैं कि आज इस 14 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत एक ऐसे उसमें प्रवेश करेगा, एक नए भारत का जन्म होगा जो हमने जिसका सदियों से इंतजार किया है, जिसका सपना देखा है। और भारत ने पूरी प्रसव पीड़ा सही है। जैसे होता है ना, एक माँ के गर्भ से जब कोई शिशु जन्मता है तो बहुत कष्ट के बाद वो जन्म होता है, लेकिन सारी पीड़ा हम जन्म के समय भूल जाते हैं, सभी के चेहरे पर मुस्कान होती है, माँ को भी बहुत संतुष्ट। तो जस्ट जैसे उन्होंने, क्योंकि इस समय भारत विभाजन जब हुआ तो बहुत बड़ी त्रासदी देखने को मिली, और उन्होंने कहा था कुछ जन्म ऐसे हैं जो अभी भी बरकरार हैं, खत्म नहीं हुए हैं। तो लेकिन हम कोशिश करेंगे कि भारत को, एक नए भारत को, पुरानी सारी कड़वाहट भूलकर हम एक नए भविष्य की ओर, लेकिन हमें सिर्फ ये भ्रम में नहीं भूलना चाहिए, एक सपने में, एक स्वप्न में हम नहीं सो सकते हैं।
समय है जागने का और उन सभी सपनों को पूरा कर, वादों को पूरा करने का जो हमने इस समय किए थे या हम सपने देखे थे। तो ये वक्तव्य हैं उस समय एक भावुकता भरे थे बहुत ही, कि वो क्या सोचते थे, कैसा फील कर रहे थे जब वो संविधान का निर्माण हुआ या भारत जब स्वतंत्र हुआ। तो इस पूरे लेसन से मैंने ये जाना, आपने भी समझा होगा कि ये पूरी प्रक्रिया भारत का स्वतंत्रता आंदोलन और भारत का संविधान निर्माण ये साथ साथ चले थे, है ना। तो जो दर्शन था उसका, वो सिर्फ केवल ये नहीं था कि हमने अमेरिका से ये ले लिया, अधिकार ले लिए, रूस से कर्तव्य ले लिए, ये तो लिए ही लिए थे, है ना, जो अच्छी चीज़ें थी। लेकिन हमारे जो आंदोलनकारी थे उन सबकी भावनाएं, उनके विश्वास, उनके जो विचार थे वो सब भी उसमें समाये थे। तो ये हमारा चैप्टर यही खत्म होता है, भारतीय संविधान का निर्माण। आगे हम और पढ़ेंगे, लेकिन आप चूंकि मैंने अभी शुरू किया है, टेस्ट सीरीज शुरू की है, कि जैसे ही अपना कोई चैप्टर खत्म होगा, आखिरी जो भाग में डालूंगी किसी भी अध्याय का, तो उसमें आपके लिए टेस्ट सीरीज की व्यवस्था की गई है। ये सब आप लोगों के कहने के अनुसार ही हुआ है, बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी। तो इसमें गूगल फॉर्म के जरिए मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डालती हूँ। आप इस वीडियो के जब जाएंगे देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन भी लिखा होता है उसके बारे में, कि इसमें क्या पढ़ेंगे, क्या है ना, इसके बारे में। तो उस डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे तो एक लिंक दी हुई है, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो एक पूरा पेपर आपके लिए खुलेगा, टेस्ट पेपर। उस टेस्ट पेपर को आप वहीं करिए और सबमिट पर बटन दबाएंगे तो सबमिट हो जाएगा, और वो मैं चेक करूँगी तो मुझे पता चलेगा। और उसमें आप अपना नंबर और नाम जरूर दें, है ना, कहाँ से आप, किस स्कूल से, विद्यालय का नाम और अपना नाम और अपना फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, जिससे कि मैं आपका जब चेक करूँगी तो आपका रिजल्ट आपको भेज सकूँ, है ना, कि आपके इतने नंबर आए थे। तो ये सब कर रहे हैं। तो ये हमारा चूँकि इस संविधान निर्माण का अंतिम भाग बना रही हूँ, तो इसके साथ ही आपको ये लिंक मिलेगी, जरूर देखना, खोलना और टेस्ट करने की कोशिश करना, जिससे हमें पता चलता है कि हम कितना पढ़ रहे हैं। ध्यान रखना, तैयारी करते रहो, मैं आपके साथ हूँ।